आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, ये कक्षा 12 का ठोस अवस्था। वैसे ठोस के बारे में पूरी तरह अपन कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, जो डिफरेंस है इनके ठोस, द्रव और गैस के बारे में, जिसमें से गैस अवस्था का टॉपिक अपन पूरी तरह ले चुके हैं। बट यहाँ अपन बात करेंगे ठोस अवस्था में। अब जैसे ठोस की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्न ये आना चाहिए कि ठोस होते क्या हैं, कैसे इनकी संरचना होती है, कैसे हम इनको बता सकते हैं। तो बात जब ठोस की आएगी तो देखो, ठोस की जब बात आएगी तो ठोस को बताने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ठोस की मेन जो विशेषताएं वो होती क्या है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, ठोस की हम बात करें तो अपन ये पढ़ा है कि ठोस का निर्माण जिन परमाणु से होता है, उन परमाणुओं के बीच जो दूरी होती है, जिसे हम अंतर परमाणुक दूरी बोलते हैं, वो न्यूनतम होती है, यानी बिल्कुल नज़दीक होते हैं ये। उसके अलावा हम बात करें कि इनके बीच में अंतर परमाणविक आकर्षण बलों का मान सबसे स्ट्रांग होता है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, जितना नज़दीक होगा उसके अंदर जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो उतना ही ज़्यादा लगेगा। तीसरी बात, इनकी अगर हम बात करें कि इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे मैं आपको मान लो एक पत्थर का टुकड़ा दे दूं और मैं आपसे बोलूं भाई आपको एक पर्टिकुलर जगह पे, आपके मकान में 2 कमरे हैं, एक कमरे में ले जाके आपने उसका वजन किया, ठीक है, उसका आयतन कैलकुलेट किया, और फिर मैंने आपको दूसरे कमरे के लिए कहा कि दूसरे कमरे में ले जाके आपको यही काम करना है, तो क्या उसमें फर्क आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका आकार भी बदलने वाला नहीं है और आयतन भी बदलने वाला नहीं है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? ठोस। अब बात ये आ रही है कि ठोस की जब बात आएगी तो ठोस के कितने प्रकार होंगे। तो बेटा ठोस के 2 प्रकार इसमें होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलिन सॉलिड भी बोलते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस सॉलिड भी बोला जाता है। दोनों की हम बात करें दोनों की जब हम बात करेंगे तो अपना चैप्टर मुख्य रूप से आधारित है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या गुण होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लेंगे ठोस अवस्था के मेन जो गुण है उनके बारे में। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, जैसे कुछ अंतर इनमें बताए गए हैं, अंतर डिटेल में है, मैं कुछ मेन जो अंतर है वो लूँगा। जैसे हम बात करते हैं इसकी क्रिस्टलीय ठोस की, तो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर परमाणुओं की जो त्रिविम व्यवस्था होती है, यानी इसके अंदर जो परमाणु व्यवस्थित होते हैं उनका एक क्रम निश्चित होता है। निश्चित क्रम का मतलब क्या है बेटा? देखो, जैसे मान लो ये इस तरीके से मैं बना रहा हूँ गोले, तो ये क्रम निश्चित होगा, ये इसी तरीके से ऐसे। ये तो होता है क्रिस्टलीय ठोस की पहचान। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जैसे मान लो मैं ये परमाणु बना रहा हूँ, ये परमाणु बना दिए, फिर ये दूसरा ही लाइन का मैं परमाणु बना रहा हूँ, अचानक पता लगा यहाँ गैप आ गया, पता लगा यहाँ गैप आ गया, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि परमाणु की व्यवस्था क्या है? निश्चित नहीं है। कोई परमाणु कहाँ आ रहा है, कोई कहाँ आ रहा है, हम ये बता नहीं सकते हैं। वहाँ पे गैप कितने होंगे, किस तरीके से होंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस की वास्तविक पहचान की इसमें परमाणुओं की व्यवस्था नियमित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस में परमाणु की व्यवस्था नियमित नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं गलनांक की। इसके लिए कहा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लो आपको नमक दिया जाए और ये कहा जाए कि नमक को गर्म करना है, तो नमक एक पर्टिकुलर और एक निश्चित तापमान पे ठोस से द्रव अवस्था में बदलेगा। ऐसा नहीं होगा, एक पर्टिकुलर तापमान होगा उसका, ठीक है। जबकि अगर मान लो मैं आपको अक्रिस्टलीय ठोस दे दूँ, जैसे मैंने आपको जो अपना सर्दियों में आप देखते हो नारियल का तेल होता है, ये जो घी होता है वो जम जाता है, और आपको एक आ जाए इसको पिघलाना है, तो जैसे आप उसको गर्म करोगे तो पूरा एक साथ थोड़ी पिघलता है, वो साइड से किनारों से पिघलना स्टार्ट होगा, ऊपर से पिघलेगा, यानी एक साथ नहीं पिघलता है। इसलिए आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई इसका गलनांक कितना होगा, उसका गलनांक क्या हो गया? अनिश्चित हो गया, निश्चित नहीं है। इसी प्रकार से हम शीतलन की बात करें, शीतलन जब क्रिस्टलीय ठोस को ठंडा किया जाता है, जैसे मान लो ये शीतलन ग्राफ है, ठीक है, ये अवस्था है, पहले ये द्रव अवस्था है। जैसे मैं इसको धीरे धीरे इसका तापमान कम करता जा रहा हूँ, तापमान में इसका कम करूँ, ये तापमान का पॉइंट है। जैसे जैसे मैंने तापमान कम किया
तो एक बिंदु ऐसा आएगा कि यहाँ से यहाँ तक ये द्रव है, फिर ये तुरंत ठोस अवस्था में बदल जाएगा। यानी ये जो ग्राफ आ रहा है ये असतत ग्राफ होगा, ठीक है ना। ये लगातार नहीं, ये बीच में टुकड़ा हो गया, इसके यहाँ मैंने टुकड़ा कर दिया। जबकि बात जब अक्रिस्टलीय की जाएगी तो इनको अगर जब आप ठंडा करोगे तो ठंडा करने पर बिल्कुल आप ठंडा ये होता जाएगा, लेकिन एक साथ इसमें तो क्या होता है कि इस बिंदु पर आकर पूरा द्रव एक साथ ठोस में बदलेगा, जबकि यहाँ पर वो बिंदु नहीं आता है। आप ये नहीं बता सकते हो कि किस बिंदु पर आकर ये द्रव ठोस अवस्था में बदलेगा। तो ये अपना पहला पॉइंट था कि किस प्रकार से में अंतर किए जाते हैं, और ये गलनांक का और शीतलन का मैंने अंतर बताया। अब बात आ रही है इन अंतर को हम डिटेल्स में, क्योंकि मैन अंतर मैंने आपके सामने दिए हैं। अब अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, किस प्रकार से और कैसे इनको बांटा जाता है। तो मुख्य रूप से इनके जो प्रकार है 4 भागों में बांटते हैं इसको। क्रिस्टलीय ठोस को आयनिक ठोस, दूसरा है आणविक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस, और चौथा है बेटा सहसंयोजक ठोस। इनके बारे में डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया कि ठोस के ये कितने प्रकार होते हैं और किस तरीके से ठोस को इनमें बांटा जाता है। अब बात आ रही है ठोस की संरचना की, और ठोस की संरचना का मतलब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना। देखो आपके सामने एक ही संरचना दिख रही है बेटा, इस संरचना को नाम दिया गया क्रिस्टल जालक, और वो जो संरचना दी गई है उसका नाम दिया गया यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल होता क्या है, मैं आपको इस तरीके से ये एक ईंटों की दीवार है, और इसी ईंटों की दीवार में से एक ईंट को निकाला मैंने उधर से। तो अब सुनना पहले ढंग से। सबसे पहली बात तो कि ये दोनों 3D स्ट्रक्चर है, त्रिविमीय संरचना है। तो जब इसकी परिभाषा दी जाएगी, तो परिभाषा किस तरीके से दी जाती है इसकी, वह त्रिविमीय संरचना, सुनना, वह त्रिविमीय संरचना, या आप इस तरीके से कह सकते हो कि क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई, क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से, यानी जिसको बार बार रिपीट करने से किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे तो हम बोलेंगे यूनिट सेल। आप बार बार ईंटों को रखते जाओ, ये दीवार तैयार हो जाएगी। और दूसरा, यूनिट सेल के बार बार रिपीट होने से, बार बार पुनरावृत्ति होने से जो त्रिविमीय संरचना बनती है, जोड़ दे रहा हूं मैं शब्द पे, त्रिविमीय संरचना जो बनती है उसे हम नाम देते हैं क्रिस्टल जालक। अब अगले पॉइंट में मैं आ रहा हूं, ये अपना यूनिट सेल के बारे में आ रहा है, जिसको हिंदी में इसको मात्रक कोशिका भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मात्रक कोशिका। कुछ जगह पे कोशिका लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, तो इसमें मतलब ये हिंदी का टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आ रही है कि यूनिट सेल के अंदर, तो देखो ये मैंने आपके सामने एक यूनिट सेल बनाई है, ये घन के रूप में, क्यूब के रूप में। इसके अंदर सबसे पहले इसको 3 अक्षों से बताया जाएगा। जैसे ये वाला अक्ष मैंने लिया है x, ये वाला मैंने लिया है y, और ये वाला मैंने लिया है z। आप क्या कह सकते हो, एक इसकी लंबाई है, एक इसकी चौड़ाई है, एक इसकी हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है, 3 अक्ष हो गए। अब सबसे पहले बात आएगी कि इस यूनिट सेल के अंदर, तो आप क्या करना, जिस भी जगह पे आप बैठे हो, जिस रूम में आप बैठे हो, उस रूम को एज्यूम करना, उस रूम को दिमाग में रखो कि ये अपनी यूनिट सेल है। अब आपको अपने उस रूम के अंदर कोने गिनने हैं, कोने कितने हैं। तो देखो ये आपको 8 कोने नजर आएंगे, ये आपको 8 कोने इसके अंदर ये नजर आ जाएंगे, ये 8 कोने नजर आएंगे, क्लियर है। और 8 कोनों पर मैंने परमाणु रख दिए, ये 8 कोने हो गए। तो ये तो कोने हो गए। तो एक यूनिट सेल के अंदर कोने कितने होते हैं, कोने होते हैं 8, ठीक। उसके बाद में हम आते हैं भुजा या किनारा। अब बात आ रही साहब यूनिट सेल में किनारे या भुजा कितनी होती है, तो ये 12 होती है, गिन सकते हो आप। इससे बोलते क्या है, भुजा होती क्या है, 2 कोनों को मिलाने वाली रेखा। तो एक कोना तो ये रहा, एक कोना तो ये रहा, और एक कोना ये रहा, दोनों को मिलाने वाली ये रेखा भुजा हो गई। अब ऐसी भुजाएं कितनी इसमें 12 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12,
तो 12 भुजाएं हो गई इसके अंदर। फिर बात आती है इसकी फलक की। फलक का मतलब फेस, 6 फलक होते हैं, गिन सकते हो आप। अगर आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें आप देखो, एक तो आपकी छत हो गई, एक फर्श हो गई, एक आमने सामने की 2 दीवारें हो गई, और ये आमने सामने की 2 दीवारें हो गई। तो कुल मिला के कितनी हो गई? 6 हो गई है। तो इसीलिए एक यूनिट सेल के अंदर फलक कितने हो गए? 6 फलक हो गए। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे इन पे कैलकुलेशन आएगी। कोने 8 हो गई, भुजाएं 12 हो गई, फलक कितने हो गए? 6 हो गई। अब बात आएगी यूनिट सेल में सेंटर कितने होते हैं, केंद्र कितने होते हैं। तो सीधी सी बात है, कोई भी वस्तु होगी, कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी संरचना होगी, उसका केंद्र एक ही होता है। केंद्र का मतलब जहाँ से आप उसको बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम बात करें इस कमरे की बात करें, तो कमरे में सेंटर एक ही जगह पे होगा, इसीलिए केंद्र की जब बात आएगी तो यूनिट सेल में केंद्र कितना होगा? 1 होगा। जैसे इसके अंदर ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है इसका। क्लियर है? तो यह आपने समझा यूनिट सेल। अब देखो, यूनिट सेल को बताने के लिए 6 पैरामीटर काम में लिए जाते हैं। पैरामीटर का मतलब निर्देशांक जिनको बोलते हैं, जिनके द्वारा यूनिट सेल बताई जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भुजा है, इसको मैं ए बोल रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भुजा है, इसको मैं बी से इंडिकेट कर रहा हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है उसको सी से इंडिकेट कर रहा हूँ। क्लियर है? इस तरीके से बताना है आपको। ठीक है? अब देखिए, भुजा ए और बी के बीच का जो कोण है उसको मैं अल्फा से इंडिकेट करूंगा, इसको मैं बीटा से इंडिकेट करूंगा, और ए और सी वाले को मैं गामा से इंडिकेट करूंगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है, आप कैसे भी ले सकते हैं। ए और बी के बीच वाले को बीटा भी कह सकते हैं या गामा भी कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है 6 कोऑर्डिनेट हो गए इसके, ए, बी और सी, अल्फा, बीटा और गामा। इसलिए इन 6 कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे बोलते हैं यूनिट सेल के निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। 6 निर्देशांक होते हैं इसके। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, यूनिट सेल को और थोड़ा आगे अपन डीप में लेते हैं। तो अगला टॉपिक अपने इसमें निकल के आएगा यूनिट सेल के प्रकार। जैसे ठोस के प्रकार है, उसी प्रकार से यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है। तो यूनिट सेल की जब हम बात करें तो आप इस तरीके से बनाओगे। देखो, सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बनाना है, वर्ग बनाना है, फिर उसके बाद में वापस आपको एक वर्ग बनाना है, और इस तरीके से इनके कोनों को जोड़ना है। ये आपका क्यूब तैयार हो जाएगा। अब यूनिट सेल की बात आती है कि यूनिट सेल को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो, सबसे पहली यूनिट सेल होती है जिसका नाम होता है सरल घनीय यूनिट सेल। क्या नाम है इसका? सरल घनीय यूनिट सेल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी को बोलते हैं केंद्रित यूनिट सेल। और इस केंद्रित यूनिट सेल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला इसका हो जाता है फलक केंद्रित, एक है अंतः केंद्रित, और तीसरी है अंत्य केंद्रित। ये आपने देखा बेटा कि यूनिट सेल को हमने 2 भागों में बांटा, दूसरे भाग को 3 में बांटा। इस तरीके से 4 प्रकार से यूनिट सेल होती है। अब देखो, सबसे पहले आती है सरल घनीय यूनिट सेल। सरल घनीय यूनिट सेल वो होगी जिसमें परमाणु केवल यूनिट सेल के कोनों पर होते हैं। तो यहां परमाणु होगा केवल। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें जालक बिंदु कितने होंगे। तो लैटिस पॉइंट यानी जालक बिंदु। तो जालक बिंदु यूनिट सेल का वह बिंदु होता है, ये क्रिस्टल जालक का वह बिंदु होता है जहां पर परमाणुओं को रखा जाता है। तो कितने जगह पे परमाणु रखे हैं मैंने? 8 जगह पे। इसीलिए सरल घनीय यूनिट सेल में कुल जालक बिंदु कितने होंगे? 8 होंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं सरल घनीय के बाद में फलक केंद्रित। तो देखो, फलक केंद्रित यूनिट सेल के अंदर परमाणु कोनों पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन कोनों के अलावा जितने भी फलक इसमें दिए हुए हैं, तो 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी परमाणु होगा। जैसे इस फलक के केंद्र पे हो गया ये, तो इसके सामने वाले पे ये हो गया, एक ये हो गया, इसके सामने वाले पे ये हो गया। अब इधर वाले को मैं यहाँ से बता रहा हूँ और उधर वाले को मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो ऐसे करके आप देखिए, हर फलक के केंद्र पर भी क्या होगा? परमाणु होगा। तो कुल मिला के कितनी जगह हो गई? 14 जगह हो गई। इसीलिए इसके अंदर जालक बिंदु कितने होंगे?
14 जालक बिंदु होंगे। फिर हम बात हैं अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित में क्या होगा देखो, अंतः केंद्रित में परमाणु यूनिट सेल के कोनों पर तो होंगे, उसके अलावा यूनिट सेल के केंद्र पर भी एक परमाणु होता है। तो अगर आपसे पूछे भाई जालक बिंदु कितने हो गए, तो इसमें कुल मिला के 9 जालक बिंदु हो जाएंगे, 8 तो कोने और 1 केंद्र, ठीक है। और लास्ट अपनी आती है अंत्य केंद्रित, उसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड। उसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अपने पास में केवल एक ही कमरा है, अपने पास में एक ही कमरा है और उसमें बोलूँ कि इस कमरे का जो अपने पास में 6 फलक है, तो आपको इस कमरे को स्टार्ट करके एंड करना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ खत्म हुआ। तो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने ये वाली दीवार ले ली, तो फिर मैं यूँ चलूंगा और आगे जाके वो दीवार आगे, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ और वहाँ खत्म हो गया। तो इधर से लेंगे तो सामने वाली, अगर हम इधर से लेंगे तो इधर वाले दीवार के सामने वाली ये दीवार हो गई, अगर हम छत से लेंगे तो फर्श हो गई। ये कब, जब कमरा बिल्कुल अकेला है। तो उसमें भी ये होगा। अंत्य केंद्रित का मतलब क्या है, कोनों पर तो परमाणु होगा ही, कोनों के अलावा आमने सामने के किन्हीं 2 फलकों के केंद्र पर भी परमाणु होता है। यूनिट सेल के कोनों के अलावा आमने सामने के 2 फलकों के केंद्र पर भी परमाणु होता है। तो इस तरीके से इन परमाणुओं को हम बता सकते हैं। तो 4 प्रकार की यूनिट सेल हो गई। फलक केंद्रित यूनिट सेल को आगे जाके अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और शॉर्ट में इसको FCC से व्यक्त किया जाता है। एक होती है अंतः केंद्रित, जिसे काय केंद्रित भी बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको BCC। और एक है अंत्य केंद्रित, इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है। तो ये यूनिट सेल के प्रकार थे, यूनिट सेल को कैसे बांटा गया है उसके अंदर मैंने आपको बताया। अब देखो अपन आगे चलते हैं, यूनिट सेल में परमाणु की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। कैसे ज्ञात करोगे आप परमाणु, कि परमाणु क्या होता है और यूनिट सेल में हम परमाणु को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।